हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो थ्योरी टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा था। लेवलिंग के हिसाब से अगर बात करूं तो 0 लेवल कंप्लीट हो चुका है, 1 लेवल कंप्लीट है। 2 लेवल पे जो कंपटीशन के लिए थोड़ा थ्योरी और एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं मैं, उस लेवल पे मैं हूं। तो एक बार स्क्रीन आपको दे रहा हूं और इस डिस्कशन को अब आगे बढ़ाया जाए। ये वो लास्ट टॉपिक है जो कल डिस्कस हुआ था। इसमें हमने एएम जीएम एचएम के बीच में होने वाले रिलेशन को और उनके बीच में जो इनइक्वलिटीज बनती है उन पर डिस्कशन किया था। हमने जस्टिफाई किया था कि एएम जीएम से और जीएम एचएम से बड़ा हो। ठीक है ना। एक बात यहाँ पर और बता दूं कि जो एएम जीएम से बड़ा होता है, जीएम एचएम से बड़ा होता है, ये कंडीशन 2 से ज्यादा नंबर्स पर भी एप्लीकेबल होती है। यानी जो मैं बोलना चाहता हूं उसका मतलब ये है कि अगर x1 x2 x3 xn ये n पॉजिटिव रियल नंबर हैं, अगर ये n पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, स्टार लगा देता हूं यहाँ पर, तो इन n पॉजिटिव रियल नंबर के लिए भी अरिथमेटिक मीन जो कि ऐसे लिखा जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिकल मीन से, जिसको लिखा जाएगा रूट x1 x2 एंड डैश डैश xn विथ nth रूट। आप जानते हैं कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको n नंबर दिए हैं और उनके अरिथमेटिक मीन की बात चल रही है तो आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n ये अरिथमेटिक मीन होगा। ज्योमेट्रिकल मीन के लिए जब आप 2 नंबर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेते हैं। 3 नंबरों के लिए आप क्यूब रूट लेंगे। तो अगर n डिजिट होंगे, n रियल नंबर होंगे पॉजिटिव, तो आप सबको मल्टीप्लाई करके nth रूट लेंगे। ये मैंने वो लिखा है। और ये बड़ा होगा hm से। hm के टाइम पे 2 नंबरों के लिए आप 2 अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 लिखते हैं। अगर नंबर n हो जाए तो ये बनेगा n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस डैश डैश 1 अपॉन xn। HM का भी बड़ा अच्छा सिस्टम है। हार्मोनिक जो मीन निकलता है उसका भी बड़ा स्टाइलिश तरीका है। सारे नंबर x1 x2 x3 पहले तो रेसिप्रोकल होते हैं, फिर उनका एवरेज निकलता है। तो क्या बन जाएगा 1 बाय x1 1 बाय x2 1 बाय x3 1 बाय x4 एंड डैश डैश डिवाइडेड बाय n। और क्योंकि नंबर्स को भी रेसिप्रोकल किया गया तो अंत में जो मीन आता है इन रेसिप्रोकल नंबर्स का उसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो n ऊपर आ जाता है और ये सारा जो समेशन है ये डिनोमिनेटर। तो जो नियम अभी मैंने ऊपर ज्योमेट्रिकली एनालिटिकली हर प्रकार से समझाया था पिछली क्लास में, कल की क्लास में, कि एएम जीएम से जीएम एचएम से बड़ा होता है। अगर 2 से ज्यादा n रियल पॉजिटिव नंबर्स भी हमें मिले तो भी ये रूल एप्लीकेबल है। वेटेड मीन की कंडीशन में भी एप्लीकेबल रहता है। वेटेड मीन का मतलब समझते हैं, एक बार वो भी बता देता हूं। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी लाइन भी दी होती, जैसे आपसे बोला होता कि जो x1 रियल नंबर है वो f1 बार आ रहा है, x2 f2 बार आ रहा है और xn fn बार, तो वेटेड मीन की कंडीशन में भी आप इसको ऐसे लिखते हैं f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 प्लस fn xn अपॉन, अब नीचे n तो लिखते नहीं भाई, तो नीचे क्या लिखते हैं f1 प्लस f2 प्लस f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो नेट होता है इतना। ये बड़ा होता किससे? ज्योमेट्रिकल मीन से। ज्योमेट्रिकल में क्या लिखते भैया, x1 को f1 बार लिखते तो x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, xn की पावर fn, और इसका रूट कौन से नंबर का होता तो समझ जाओ, f1 प्लस f2 प्लस fn नंबर का रूट। तो मैं इसको 1 अपॉन लिख देता हूं। और ये बड़ा होता hm से। hm को कैसे लिखते वो भी समझ जाइए, f1 प्लस f2 प्लस fn ऊपर आ जाता और डिनोमिनेटर पे आ जाता 1 अपॉन x1, वो भी f1 बार, तो f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस डैश डैश fn अपॉन xn। ये मैंने क्या बोला एक बार समझ लीजिए। वेटेड मीन का मतलब होता है कि जो रियल नंबर्स x1 x2 x3 दिए उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई, तो उस केस में भी आप अरिथमेटिक मीन को ज्योमेट्रिकल मीन से और ज्योमेट्रिकल मीन को हार्मोनिक मीन से बड़ा ही कहें। तो ये कंडीशंस भी एप्लीकेबल होंगी। कभी अगर किसी सवाल में लग जाती है एडवांस में या मेंस में, तो थ्योरी तो हम सबके लिए पढ़ ले रहे भाई, पूरे अस्त्र शस्त्र तैयार करके रखते हैं। जब किसी सवाल में लगेगा नियम तो आपको बताऊंगा। और एक बात और, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं अपनी पढ़ाई हुई थ्योरी से 1 इंच भी बाहर नहीं निकलूंगा। ये पहले उतने ही नियम लगा के आंसर निकालूंगा जितने मैंने पढ़ा। इससे ये इंश्योर कराने के लिए ऐसा करूंगा कि भाई इतना ही है सिलेबस, इतनी थ्योरी है, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो एएम जीएम एचएम रिलेशंस पर एक छोटा सा डिस्कशन हो गया। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का अगला डिस्कशन होगा सिग्मा ऑपरेटर। ये सिग्मा ऑपरेटर जो है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इसका मीनिंग है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर आइए। सबसे पहले समझें, जिसे आप सिग्मा एन
कहते हैं वो 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम होता है। अब भैया 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर जो है सब एपी बनाएंगे, ये आप जानते हैं, और एपी के सम का फॉर्मूला आपके पास है, तो सिग्मा एन निकालना तो बहुत आसान सी। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 यानी n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो शॉर्टकट हमने पढ़ा था a प्लस एल लिख देते हैं सीधे, तो ये आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1 बाय। याद करने लायक बात है ये, सिग्मा n इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय। एक 11th के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो इसे याद कर ले, तो सिग्मा n की वैल्यू इससे निकल जाएगी। अब मान लीजिए आपको सिग्मा एन स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो पहले समझे सिग्मा एन स्क्वायर का मीनिंग क्या है। ये ऊपर मैंने हेडिंग डाला हुआ है सिग्मा ऑपरेटर, और फिर लिखा है सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, माने 1 बाय 1 हमको सब समझने। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और सभी नंबर्स जो नेचुरल हैं उनके स्क्वायर का सम अप टू n। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा एन स्क्वायर निकालने के लिए आपको जिन नंबर्स को जोड़ना है ना वो एपी में है ना जी। आप ये समझ रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब ना एपी बना रहे हैं ना जीपी, क्योंकि ये नंबर अगर ओपन किए जाए तो ये क्या होंगे 1 प्लस 4 प्लस 9 टाइप की सीरीज ये बन 1 बना रहा है, 4 फिर 9 और उसके बाद 16 आ जाएगा। तो नंबर्स जो आ रहे हैं वो टिपिकल तरीके के, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए किस तरीके से हम इस समेशन को कैलकुलेट करेंगे, एक बार उस पे आते हैं। जैसे हमने सिग्मा एन निकालने के लिए क्या किया, डायरेक्ट एपी का यूज कर लिया। सिग्मा एन स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसे फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें स्क्वायर टर्म के समेशन को हम आसानी से ढूंढ सकें। अब क्या मैंने बोला, पहले मैं उस पर आता हूं। मैंने बोला क्या बात, ये समझिए। मैंने ये बोला कि आप एक ऐसा फॉर्मूला यूज कीजिए जिसमें मुझे ये स्क्वायर दिखाई दे, है ना। तो एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें स्क्वायर मुझे फ्रीक्वेंटली दिखेगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं n+1 का होल क्यूब ओपन कर दूं तो ये क्या होता है, देखिए ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो n क्यूब है इसको मैं लेफ्ट में भेज देता हूँ n+1 क्यूब के साथ, ताकि क्यूब वाले टर्म ना एक तरफ चले जाएं। तो n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब उस तरफ आ गया, यहाँ बच गया 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अभी क्या है, देखिए ये जो 3n है ये n से मल्टीप्लाई होके बना 3n स्क्वायर, उसके बाद ये 3n 1 से मल्टीप्लाई होके बना 3n, और 1 का क्यूब आपका 1 बन। तो कुल मिला के जो लाइन आपने देखी इक्वेशन 1 के रूप में, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये ऐसी बन। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको एक जगह n स्क्वायर का टर्म नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर लेफ्ट में तो क्यूब भी नजर आ रहे हैं, तो हम सिग्मा n स्क्वायर निकाल रहे हैं, ये कैसे होगा। तो समझिए ये जो लेफ्ट में लिखा है ये एक सिंगल टर्म नहीं है, ये 2 का पेयर। इस तरह से 2 टर्म्स का पेयर जब आता है तो उसके बेनिफिट क्या है, उसके ऐसे पेयर आने का बेनिफिट क्या होता है वो सुनिए। लेफ्ट में पेयर है, राइट में n स्क्वायर सिंगल, n सिंगल और 1 कांस्टेंट। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए इसके बाद ये जो इक्वेशन मुझे मिल गई है, इस इक्वेशन में मैं n की जगह डिफरेंट नेचुरल नंबर अप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहले 1 से शुरू करूंगा और फिर सारे नेचुरल नंबर लगाते जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा वो आउटकम देखिए। रेड पेन से लिखूंगा इसके आगे की कहानी। n को 1 लगाने पर मुझे मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। मैंने n की जगह 1 लगा दिया, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ मुझे मिलेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। ये मैंने इक्वेशन को मैं 2 नंबर दे देता हूँ यार, इक्वेशन 2 से निकाल, ठीक है ना। एट n इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही जब मैं n की जगह 2 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा और डिफरेंट वैल्यू लगाऊंगा तो मुझे क्या क्या आउटकम मिलेंगे, मैं पहले यहाँ पर भूमिका बना लेता। तो अगला बनेगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ये मैं 2 अप्लाई कर रहा हूँ n की जगह। जहां भी आपको n दिखता है ना उसकी जगह 2 लगा दो आप। ये 1 लगाने पर ये बना, 2 लगाने पर ये। अब एक बार 3 लगा दो मुझे, तो ये बन जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। और ऐसे ही लास्ट में आप एक बार n की जगह n लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 का क्यूब माइनस n का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू n का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1। अब ये देखो पूरा एक्सप्रेशन आपका जम गया। आपने लेफ्ट राइट दोनों तरफ सारे टर्म्स लगा के आउटकम निकाल दी। अब एक बार आप इन सबको ऐड करिए, ये सारे टर्म जो आपके बने हुए इन सबको ऐड करते हैं। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो क्या खास बात आपको देखने को मिलेगी वो सुनिए। लेफ्ट में 2 के क्यूब से 2 का क्यूब कट गया, 3 के क्यूब से 3 का क्यूब, 4 के क्यूब से 4 का क्यूब, और सभी टर्म ऐसे कटते चले। बचेगा कौन कौन, बचेगा n+1 का क्यूब और एक बचेगा 1 का क्यूब। लेफ्ट के टर्म देखिए, फर्स्ट का एक 1 क्यूब बचा है और लास्ट का n+1 क्यूब। कैसे, एक ये बच गया, एक ये बच गया, बाकी सब देखिए पेयर बना। यही फायदा होता है 2 के सेट में बच्चों। जब 2 टर्म का सेट हमें मिलता है और उसमें वैल्यू हम पुट करते हैं तो बहुत सारी मिडिल वैल्यू
कैंसिल हो जाता है और एक सिंपल सा आउटकम हमें मिल जाता है जिसको सॉल्व करना आसान होता है। इसे तो मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लूंगा। अब रही बात टारगेट की कि मुझे करना क्या था, तो ये टर्म देखिए जो राइट में जो पहली सीरीज आपको नजर आ रही है, सबसे पहली सीरीज, इससे 3 कॉमन लीजिए एक बार आप, तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ये आपका टारगेट, यही निकालने की आप कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरी सीरीज मुझे मिली है ये वाली, इस पे भी नजर रखिए, इससे भी मैं 3 को कॉमन लूंगा, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + n तक चली जाएगी ये सीरीज। और लास्ट में जो आपको बहुत सारे 1 मिल रहे हैं, n टाइम्स 1 है, तो 1 को जब n बार जोड़ा जाएगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, n हो। यानी कुल मिला के पूरा समेशन सॉल्व हो गया। और अब मैं क्या सॉल्व करूंगा, देखिए ये बन जाएगा n + 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, आप जानते हैं। ये बन गया 3 सिग्मा n स्क्वायर, ये मेरा टारगेट है। और ये कहलाएगा सिग्मा n, और सिग्मा n की वैल्यू अभी बच्चों हमने प्रूफ कर दी है, तो अब मैं डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करूंगा। ये वैल्यू है n × n + 1/2 और आगे एक n लिख। अब जो मुझे निकालना है मैं उसको एक तरफ छोड़ के बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ ले जाना चाहूँ। एक काम और साथ में करूंगा, a + b का होल क्यूब एक बार फिर फॉर्मूला लगा के खोल देता हूँ, तो n का क्यूब + 1 का क्यूब 1 + 3n इंटू ब्रैकेट के अंदर n + 1। ये मैंने लेफ्ट का टर्म खोल दिया, एक -1 और लिखा हुआ है लेफ्ट में। ये मैंने जो लिखा इस टर्म को ओपन किया, ये बन गया बच्चों -1, ये लिखा हुआ है। ये वाला टर्म भी लेफ्ट में भेज देता हूँ, तो ये वहां जाके बन जाएगा -3/2 nn + 1, और जो लास्ट में n लिखा है ये उस तरफ जाके बन जाएगा माइनस, कुछ ऐसा। एक बात और, ये जो सिग्मा n स्क्वायर था इसके आगे एक 3 भी था, तो 3 चलो बाद में ले आएंगे, नहीं तो कहीं पता लगा कहीं छूट गया तो 3 वहीं ले, तो 3 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। मैंने इस टर्म को लेफ्ट में ही रखा, ये देखिए ये पूरा टर्म ये है, इसे भेज दिया वहां उसके तरफ, इसे भी भेज दिया, तो ये दोनों माइनस में चले। अब मेरे पास 3 सिग्मा n स्क्वायर है, और अब सॉल्व करके क्या बनेगा देखें, 1 कट गया, n³ + 3n स्क्वायर + 3n -3n स्क्वायर बाय 2 -3n/2 -n। मैंने भूल ओपन कर दिया इसको, मैंने इस टर्म को भी 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर, और अब आगे बढ़ाऊं तो ये बनेगा n³ + 3n स्क्वायर से 3n/2 स्क्वायर अगर कट जाए तो बन जाएगा 3/2n स्क्वायर। और ये जो 3n है, अगर इस 3n से एक n घटा दो 2n, और 2n में अगर 1.5n और घटा दो तो केवल आधा n बचेगा n/2 के, ठीक है ना। इसको अपनी तरफ से 2/2 मेरी तरफ से गिफ्ट। अब सबसे n/2 कॉमन ले लीजिए आप बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2n स्क्वायर + 3n + 1, और उस तरफ जो 3 है अभी वो वही इंटैक्ट है, उसको भी इस तरफ ले आने बदला, लास्ट में भूल गए, तो वो 3 2 + 6 बन जाएगा 1/6 n। और ये जो टर्म है जब आप इसको फैक्टर्स में तोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत वेल नोन क्वाड्रेटिक है, 2 1 जा 2, 3 को 2 + 1 लिखते ही ब्रेक हो जाएगा, तो इसके फैक्टर बनेंगे n + 1 और 2n+। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग करके देख ले। मिडिल टर्म इसमें 10th का टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को आता है ये टॉपिक अच्छे से। अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है वैसे, तो ये बन गया 1/6 n n + 1 2। मैं किनारे लिख देता हूँ इसको। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना चाहिए। इस फॉर्मूले को भी अपनी फॉर्मूला लिस्ट में एक मौका दीजिए। ये है सिग्मा n स्क्वायर। तो आपने देखा कि सिग्मा n स्क्वायर को निकालने के लिए मुझे n + 1 के होल क्यूब का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उसमें स्क्वायर का टर्म मिलने की उम्मीद। अब ऐसे ही मेरा तीसरा टारगेट है सिग्मा n³। देखिए आज का टॉपिक है सिग्मा ऑपरेटर में सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n³। अच्छा, जब सिग्मा n³ निकालने की बारी आएगी तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, देखिए सिग्मा n³ बोलने से हमारा मतलब है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, और इसी तरह के सभी टर्म n के क्यूब तक, यानी टोटल n टर्म है। अब सिंपल सी बात है, ऐसा सीक्वेंस पाने के लिए मुझे 3 पावर का n में एक्सप्रेशन चाहिए, और कंफर्म बात है कि 2 पावर ढूंढने के लिए मुझे n + 1 के होल क्यूब तक जाना पड़ा, तो 3 पावर ढूंढने के लिए ऑब्वियस है मुझे n + 1 की 4 पावर तक जाना। तो सिंपली वही स्टेप शुरुआत करते हैं। n + 1 की 4 पावर को मैं सबसे पहले ओपन करूंगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग जो बच्चे अभी बेसिक हैं 11th के स्टूडेंट्स, वो n + 1 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। उसके बाद वो n + 1 के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो वो n² + 2n + 1 बनेगा, फिर एक बार उसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन वो फाइनली सॉल्व करके जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा n4 + 4n³ + 6n² + 4n + 1। अब एक बात ध्यान दें, जो बच्चे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैंने इसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, और चूंकि मैंने अभी बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाई है तो मैंने आपको बताया नहीं कि ये मैंने कैसे लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। अभी आप ये मान ले कि मैंने n + 1 को n + 1 से 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, तो n + 1 × n + 1 × n + 1 × n। जब बाइनोमियल थ्योरम हम लोग सीखेंगे तो जिस तरह से मैंने क्विकली लिख दिया, आप भी यही तरीका सीखेंगे। जिन लोगों को बाइनोमियल थ्योरम का नॉलेज है, जो 12th के स्टूडेंट हैं या जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा बस देने ही वाले हैं 15 दिन बाद,
वो समझते हैं कि कैसे लिखा गया है ना। तो n+1 की 4 पावर को फिलहाल आप ये मान ले कि मैंने अलजेब्रा मान के सॉल्व किया है। इसको मैंने n+1 का होल स्क्वायर समझ करके उसका होल स्क्वायर किया। जब n+1 का होल स्क्वायर किया तो ये n² + 2n+1 बन गया, और उसके बाद मैंने इसका फिर से स्क्वायर यानी उसको उससे मल्टी, तो कुल मिला के ये ऐसा आ जाएगा। आप लोग अपनी कंफर्मेशन के लिए एक बार करके देख सकते। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग करके देख ले मल्टीप्लाई। अब बिल्कुल पिछले सवाल की तरह जब सिग्मा n स्क्वायर निकाला था तो वहां भी एक टर्म को मैंने लेफ्ट में भेजा था, यहाँ भी मैं भेजूंगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जो n की पावर 4 वाला टर्म है उसको मैंने n+1 की पावर 4 के साथ भेज दिया है। और फिर मैं आपसे वही कहूंगा कि ये दो टर्म जब मिल के काम करते हैं तो बहुत फायदा दे। अब वही एग्जाम्पल, वही केस एक बार फिर आपके सामने आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं 1 बाय 1 वैल्यू बदल रहा हूं। सबसे पहले मैं n को 1 लग, तो एट n = 1 ये बन जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू इस तरफ बनेगा 4 × 1 का क्यूब 6 × 1 का स्क्वायर 4 × 1 + 1। जब आप n की जगह 2 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 + 1 3 का 4 माइनस 2 की पावर 4 इक्वल टू 4 × 2 का क्यूब प्लस 6 × 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 + 1। ऐसे ही जब आप n बराबर 3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 4 का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 इक्वल टू 4 × 3 का क्यूब 6 × 3 का स्क्वायर 4 × 3 + 1। और ऐसे ही आप वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे। अंत में आप लगाएंगे n बराबर n एट n बराबर n। तो n बराबर n लगाने पर जैसा एक्सप्रेशन है एज इट इज उतार दिया, कुछ ऐसा 4 × n का क्यूब 6 × n का स्क्वायर 4 × n + 1। अब पहले देख लीजिए अच्छे से, मैंने 1 से लेकर n तक सभी वैल्यू अप्लाई कर दी है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जैसे जैसे आउटकम दे रही थी मैंने सबको पिक कर लिया। ये मेरी इक्वेशन है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर, ठीक है। अब ये सारे टर्म अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या आउटकम मिलेगा, गौर करिएगा। ये कट जाएगा इससे, ये इससे, ये इससे, और बहुत सारे टर्म पेयर वाइज कट गए। गौर करते रहिए, ये सब टर्म कट गए, यानी जितने मिडिल टर्म है सब कटते चले जाएंगे। बचेगा केवल एक n+1 की पावर 4 और एक टर्म बचेगा 1 की पावर 4 को आप पहली लाइन में एक बार देख लीजिए। और ये लास्ट इतना बचा लेफ्ट में। और राइट में क्या बचेगा देखिए, राइट में 4 अगर कॉमन ले ले पहले पहले सभी टर्म से तो बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस n का क्यूब। एक सीक्वेंस तो आपको ये मिला। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोग देख लें एक बार। मैं इसकी 4 कॉमन लेके 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब। अगले पेयर में से मैं 6 कॉमन लूंगा बच्चों। इसमें 6 कॉमन लेके मेरे को मिलेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड डैश डैश n स्क्वायर। देन तीसरे पेयर में से मैं फिर 4 कॉमन लूंगा, तो इसमें से मुझे मिलेगा 4 कॉमन लेके 1 + 2 + डैश डैश n तक। और लास्ट में जो 1 1 1 1 n टाइम्स मुझे मिल रहा है ना भैया, वो तो n हो गया। तो इसको तो मैं n लिख दी, तो n बन गया ना। ऐसा कुछ ये आउटकम बना। अब एक लाइन बस मुझे और लिखने का मौका दीजिए। इसे मैं फिर से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने शुरुआत में किया था। ये सॉरी एक मिनट, ये मिट गया, इसको वापस ले आते हैं। हाँ, ये जो शुरू में मैंने n+1 की 4 पावर लिखी थी, इसी को मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर n+1 की पावर 4 को। तो क्या बन जाएगा जरा गौर करें, ये बन जाएगा n4 + 4n³ + 6n स्क्वायर + 4n + 1 और एक है -1। 1 की पावर 4 1 होता है, आपको पता है। राइट में बन जाएगा 4 सिग्मा n क्यूब 6 सिग्मा n स्क्वायर 4 सिग्मा n और अंत में n। इसको मैंने सिग्मा n नाम दिया, इसको सिग्मा n स्क्वायर, इसको सिग्मा n। हमें टारगेट करना है इसको। इसे अकेले छोड़ दीजिए इस तरफ और बाकी सारे खिलाड़ियों को उस तरफ ले जाए। वही होगा, महायुद्ध टाइप का माहौल होगा। 1 से 1 को काट दीजिए। अब ये बन जाएगा n4 4n³ 6n स्क्वायर 4n और यहां से जाने वाले खिलाड़ी हैं, एक ये जाएगा -6 सिग्मा n स्क्वायर बन के, एक आप जाएंगे -4 सिग्मा n बन के, एक आप जाओगे -n। यहाँ रहेंगे केवल 4 सिग्मा n का क्यूब। और यही हमारा टारगेट। अंत में 4 को डिनोमिनेटर में भेजना ना भूलें। पहले थोड़ा इसको ओपन कर लेता हूँ। n4 + 4n³ + 6n स्क्वायर + 4n -6 टाइम्स जब सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू लगेगी तो ये बनेगा 1/6 nn + 1 2n + 1। एक बात यहाँ पर गौर करिए, जब हमने सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू निकाली बच्चों, तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमको सिग्मा n की जरूरत पड़ी थी। आप गौर करें, सिग्मा n स्क्वायर निकालने के लिए हमको सिग्मा n की रिक्वायरमेंट। ठीक वैसे ही अब सिग्मा n क्यूब जब निकालने की नौबत आ रही है तो सिग्मा n क्यूब के लिए हमको सिग्मा n के साथ साथ सिग्मा n स्क्वायर की भी जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब इन डेरिवेशंस को बच्चा ऑर्डर में ही सीख सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट सीधे कहे कि मैं सर सिग्मा n की पावर 5 निकालता हूँ। मेरे बच्चे सिग्मा n 5 निकालने के लिए तुझे n4 की भी जरूरत पड़े तो पहले 4 निकाल। 4 निकालने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी तो पहले 3 निकाल। 3 के लिए 2 की जरूरत, 2 के लिए 1 की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑर्डर में ही हो। तभी मैंने पहले सिग्मा n बताया आपको, फिर सिग्मा n स्क्वायर, देन अब सिग्मा n क्यूब पे हम चल रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो टर्म है 4 सिग्मा n, ये क्या बन जाएगा ये भी देख लीजिए। ये बन जाएगा -4 n × n + 1/2। ये जो दो टर्म मैंने लिखे इससे कंफ्यूज ना हो, ये अभी प्रूफ किया था
सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे ये बताइए, दोनों अभी अभी प्रूफ हुए हैं, उनकी वैल्यू लगाई है मैंने, और लास्ट में माइनस एन बराबर 4 सिग्मा एन। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, मुझे करने दीजिए, आप लोग आप देखते जाइए इन स्टेप्स को, क्योंकि आंसर निकालना है इसलिए पूरा करके देख लेता हूँ। ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ये आ जाएगा 2n क्यूब ब्रैकेट के अंदर, और साथ में आएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर, और एक n आएगा बेटा। ये मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना इसको, और ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n इनसाइड ब्रैकेट माइनस n बराबर 4 सिग्मा n क्यूब। अब सारे ब्रैकेट खोलने दो, उसके बाद ये सवाल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़े। सारे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा ना, कई टर्म कटेंगे, कटने के बाद ये ट्रू पिक्चर सामने आएगा, बचे हुए टर्म को लेके फिर आंसर करेंगे ना, तो ये ऐसा बना। अब देखिए क्या क्या कट रहा है भैया, 2 नहीं n की पावर 4, तो ये तो विजेता है भैया, इसको तो चुपचाप लिख दो, इसको कोई नहीं मार। 4n क्यूब और ये माइनस 2n क्यूब, तो 2n क्यूब बच रहा है, 2n क्यूब बच गया। 6n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर और 2n स्क्वायर गए तो n स्क्वायर बस बचा, और जो 4n है भैया ये तो पूरा साफ हो गया, n 2n n, ये टर्म पूरा खाली हो गया, 4n n 2n n कट गए, इतना बचा, ये बराबर आ गया 4 सिग्मा n, है ना। और अब ये लेफ्ट वाले टर्म से n स्क्वायर कॉमन लेके ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू 4 सिग्मा n क्यूब, और तब आप इसे लिख पाएंगे n स्क्वायर, और इसको गौर से देखने की बस जरूरत है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 सिग्मा n। तो सिग्मा n क्यूब का वैल्यू आ गया 1/4 n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। बड़ा मैजिकल आउटकम है, गौर से देखें तो हर टर्म अपने साथ एक स्क्वायर लेके आए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको होल स्क्वायर में, और अब अगर आप ब्रैकेट के अंदर की चीज को देखें तो यही चीज आपको मिल रही है, मैं दिखाता हूँ, एक बार दर्शन कर लो। ये देखो n प्लस 1/2 को सिग्मा n कहते हैं, तो क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया कि सिग्मा n क्यूब का, वैसे तो आप फॉर्मूला यही याद करिएगा, फॉर्मूला तो यही है कि सिग्मा n क्यूब बराबर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, याद तो यही करना है। लेकिन इससे एक जानकारी मिल गई है, क्योंकि ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा n का वैल्यू है, तो ये प्रूफ हो गया कि सिग्मा n क्यूब जो होता है वो सिग्मा n का होल स्क्वायर होता है ना। यानी इससे क्या अच्छी बात क्या पता लगी जानते हैं, कल को अगर माना कोई हमसे ये पूछेगा कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 100 क्यूब तक सारे नंबर जोड़ के क्या आंसर आएगा बताइए, तो हम तुरंत अगली लाइन में सवाल को बदल के लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 और इसके समेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि सिग्मा n क्यूब निकालने के लिए सिग्मा n करो और होल स्क्वायर बाहर से लग दो। ये फॉर्मूला मुझे इस बारे में जानना। तो अब 1 से लेकर 100 तक के नंबर का सम करना कितना आसान है भाई, n/2 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 101, और कर दो इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 50 × 101 यानी 50 और इसका होल स्क्वायर, तो सीधे हमने आंसर निकाल दिया। तो क्यूब वाला एक्सप्रेशन सिग्मा n एक्सप्रेशन से टैली करता है, इस बात पर भी ठीक है ना। तो ये तो चलिए आपका सिग्मा n क्यूब हो गया, सिग्मा n क्यूब की जानकारी। अब तीनों फॉर्मूले में हाईलाइट कर दे रहा हूँ इन्हें। एक फॉर्मूला ये है, बिल्कुल ध्यान से इसे याद करें, ये हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, बॉक्स में भी कर, इसे याद करना ही होगा। ये एडिशनल जानकारी भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि सिग्मा n क्यूब सिग्मा n के होल स्क्वायर के बराबर होता है। एक फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको भी याद रखें, और एक है सबसे शुरू में, इसलिए सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे इससे पहले कि हम मेंस की लिस्ट में जंप मारें और पहुंचे। आगे बढ़िए जरा सा, ये तो सिग्मा के ऑपरेटर्स बताए मैंने, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब। कुछ बातें और सुनो सिग्मा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बात। कभी कभी सिग्मा का सवाल डबल सिग्मा पे, तो देखिए डबल सिग्मा पर आने वाले सवालों की दो प्रजाति, उनको समझिए अब जरा सा। कई बार एग्जाम इस तरह का सवाल पुटअप करता है जिसमें सिग्मा के अंदर एक और सिग्मा इस्तेमाल किया जाता है। एक सिग्मा को आप किसी एक वेरिएबल से जैसे आई से एक्सप्रेस कर देते हैं, एक सिग्मा को आप जे से एक्सप्रेस कर, ठीक है ना, और अंदर आप कोई सवाल लिख देते हैं, जैसे आपने लिख दिया आई मल्टीप्लाई जे, ऐसा नहीं, आपने सवाल लिख दिया आई और जे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सिग्मा के अंदर आप लिख दिया आई की वैल्यू 1 से n तक लगाई जाए, और जे में भी आपने लिख दिया 1 से n तक लगाई जाए। तो यहाँ पर क्या है देखिए, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से n तक लगाई जानी है और पहला सिग्मा आई ऑपरेट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो ये जो सिग्मा जे वाला है इसकी बारी बाद में आएगी, पहले आपको उस सिग्मा को रिजॉल्व करना पड़ेगा जो पहले नंबर, तो 1 से n तक आई क्रॉस जे, पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, है ना। तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आप आई की वैल्यू पुट करोगे जे से इनवेरिएंट रहते हो, क्योंकि जब आपने जे से पूछा तू कौन है, उसने कहा मैं अलग हूं तेरे से, तेरे को मेरे से क्या लेना देना भाई, मैं तो 1 से n तक हूं, यानी आई का जे से कोई लिंक नहीं है, साफ दिखाई देता है। तो ये वो सिचुएशन है जहां आई एंड जे इंडिपेंडेंट। तो पहली कंडीशन में लिखते जाता हूं, ये फर्स्ट केस है डबल सिग्मा का, इस फर्स्ट केस का नाम हम लिख देते हैं आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट, आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट। इस आंसर को मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ऊपर ही यहीं पर लिख देता हूँ 50-50, ठीक है।
अब ये फर्स्ट केस आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट, डबल सिग्मा के केस बता रहा हूं। तो डबल सिग्मा के केस में पहला केस आपके सामने मैंने रखा DOUBLE, डबल सिग्मा नोटेशन, ठीक है। तो डबल सिग्मा के केस में पहला फर्स्ट केस आई एंड जे आर इंडिपेंडेंट। तो पहले आप अंदर वाले सिग्मा को माना सॉल्व करते, तो अब आप क्या लिखते देखिए, j बराबर 1 to n को बाहर रहने दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप i को 1 लगाएंगे ये बनेगा 1 into j, समेशन कर रहे हैं। फिर 2 लगाएंगे आप तो 2 into j, देन आप 3 लगाएंगे 3 into j, देन 4 into j, और ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यू लगाते जाएंगे, लास्ट में n into j तक आपका काम चले, ठीक है। सुनते रहिए बात को। अब ये बन जाएगा सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, और ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 + 4 + n, और j को होल कॉमन ले लिया जाए। भैया j तो चुपचाप बैठा ही था, वो तो सभी में था, मैंने कॉमन ले लिया। अब एक बात गौर करो, 1 से n तक का ये समेशन एक प्रकार से सिग्मा n हो गया। ये तो सिग्मा n बन गया। इस सिग्मा n का अब इस दूसरे सिग्मा के अंदर कोई काम तो है, क्योंकि ये सिग्मा जब ऑपरेट होगा तो हम केवल j की वैल्यू ही पुट करेंगे, है ना। ये तो सब कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर फेंक दिया, और सिग्मा n को बाहर फेंक के अब मुझे सिग्मा j बराबर 1 to n j पर, और यही काम j भी करेगा, 1 से n तक की पूरी वैल्यू अपनी अप्लाई करेगा। और आपको पता है, आप समझदार बच्चे, ये भी सिग्मा n बन, यानी कुल मिला के आंसर आ गया सिग्मा n into सिग्मा। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि अगर दो सिग्मा i और j पे चल रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंट, उनका आपस में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, तो फिर इंटरलिंकिंग ना होने के केस में आप ऐसा कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि डायरेक्ट मेथड ये हो सकती है, जैसे ऊपर तो मैंने डायरेक्ट नहीं किया, यहां तो मैंने पूरी मेथड से किया। अब डायरेक्ट मेथड ये हो सकती है कि अगर i और j इंडिपेंडेंट हैं और आप i और j दोनों वेरिएबल्स पे सॉल्व कर रहे हैं सिग्मा, और i और j में कोई लिंक नहीं, तो आप सिग्मा j इक्वल टू 1 to n j को अलग कर दीजिए, मल्टीप्लाई सिग्मा i इक्वल टू 1 to n i को अलग कर। अगर आप ऐसा कर देते तो भी ये पहला वाला भी सिग्मा n बन जाता और दूसरा भी सिग्मा n बन, और आपका आंसर वही आ जाता जो पहले, है ना। अब सिग्मा n की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, n into n + 1 by 2 और उसका होल स्क्वायर, और आप जानते हैं ये सिग्मा n क्यूब की वैल्यू है। तो एक प्रकार से सवाल का जवाब सिग्मा n क्यूब टाइप। सिग्मा n जब सिग्मा n से मल्टीप्लाई होता है तो सिग्मा n क्यूब पर, ठीक है ना। ध्रुवील कहाँ रिपीट करना है बेटे, एक बार आइडिया दीजिए, कहाँ पर आपको समझाने में मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, बताइए। उस स्टेप पे मैं वापस लौटता हूँ, बताइए एक बार प्लीज, कहाँ से रिपीट करना है, तो क्या पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया, बस मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जहां से डबल सिग्मा बताया वहां से कह रहे हैं अगर आप, तो एक बार लीजिए, डबल सिग्मा से शुरू करता हूं। पहले मैंने सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब की वैल्यू निकाली ध्रुवील। अब मैं डबल सिग्मा ऑपरेटर में आपको दो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, जब i और j इंडिपेंडेंट, तो जब i और j इंडिपेंडेंट होंगे तो मैं ये क्या बताना चाह रहा था कि उस केस में आप i वाले टर्म को i वाले सिग्मा के साथ अलग कर दीजिए और j वाले टर्म को j वाले सिग्मा के साथ अलग कर दीजिए। ऐसे अगर i और j में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, हाँ सर डबल सिग्मा से वहीं से बता रहा हूँ राजीव, तो अगर क्या कहते हैं कि अगर कोई लिंक नहीं है i और j में, तो j एक अलग सिग्मा बन जाएगा, i एक अलग सिग्मा बन जाएगा, दोनों सिग्मा अलग अलग सॉल्व हो गए, ठीक है ना। ये वो केस होगा जहां पर i और j में कोई लिंक ना हो। एक बात और बता देता हूँ, मुझे लगता है इस पॉइंट पर आकर के थोड़ा माइंड में क्लिक कर आप लोग शायद ये सोच रहे हैं कि सर आपको पता कैसे लगा कि i और j में कोई लिंक है या नहीं। ये बात भी बच्चों के दिमाग में कई बार आती है कि सर लिंक का पता कैसे लग रहा है आपको। पता ऐसे लग रहा है बच्चों कि जब मैं इस सिग्मा को देख रहा हूं तो इस सिग्मा में i अपनी वैल्यू 1 से n तक लगा रहा है, irrespective to the value of j। वो j के बारे में जानना ही नहीं चाहता, वो कह रहा भाई मैं तो i को 1 से n तक लगाऊंगा, और जब मैं j से पूछ रहा हूँ वो कह रहा मैं भी अपनी वैल्यू 1 से n तक लगाऊंगा। भाई तेरे से मेरे को भी कोई लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंसी, कि मेरा सिग्मा मेरे पास, तेरा सिग्मा तेरे पास। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों सिग्मा को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तब ये ठीक है डियर, बस ये गले में ठंड की वजह से लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो ये सॉल्व करके ऐसा बन जाएगा, ये इंडिपेंडेंट का केस। अब इंडिपेंडेंट के केस को और क्लैरिटी से समझने के लिए एक बार एक काम करते हैं राजीव, एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें डिपेंडेंसी हो। तो जब डिपेंडेंसी का केस सामने आएगा तो फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंसी क्या होती है। डिपेंडेंसी वाला केस लो। अब एक मान लीजिए दूसरे केस पे बात करते हैं, इसको मैं फर्स्ट केस कह रहा था, अब मैं कहता हूँ सेकंड केस। क्या उस पे आओ, सेकंड केस में मैं लिख देता हूँ I एंड J आर डिपेंडेंट, या J डिपेंड्स ऑन I, J डिपेंड्स ऑन I, ये ठीक है ना। मतलब J जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो I पे डिपेंड, I के इशारे पे काम करेगा। अब कैसा सवाल बनेगा देखिए, इस तरीके की सिचुएशन में क्या होगा, डबल सिग्मा में फर्स्ट केस था I एंड J आर इंडिपेंडेंट, सेकंड केस है J डिपेंड्स ऑन I। सिचुएशन को बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा दो बार लगा रहा हूं। पहले सिग्मा में मैंने लिखा सिग्मा J डिपेंड्स ऑन I, ऐसा लिखा है ना मैंने, तो I को मैंने लिख दिया 1 से लेकर J तक, और उसके बाद J को मैंने लिख दिया 1 से लेकर N। अब ध्यान दीजिए, और सवाल एग्जैक्ट वही ले लेते हैं, चलो I क्रॉस, क्वेश्चन वही है लेकिन इस तरह से ले लिया, I को 1 से लेकर J तक लिया और J को 1 से लेकर N तक, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखो,
अब जब आप इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आई जो है वो 1 से j तक बस जा रहा है। इसका मतलब j जब सॉल्व होगा तो वो i के टर्म में अपने आप को रिजॉल्व। पहले हमने i को मौका दिया पिछले बार की सवाल की तरह। चलिए देखते हैं, सिग्मा j को मैंने 1 से n तक लिख दिया और सिग्मा i को मैंने 1 से j तक लिख के i क्रॉस j क्वेश्चन में इन्वॉल्व। पहले अंदर वाले सिग्मा को हम इन्वॉल्व करते हैं, आप ध्यान दें। इसको मैंने मौका दिया, मैंने कहा भाई आप पहले 13 नंबर है। इस केस में एक बात और ध्यान रखिएगा, आप पहले बाहर वाले सिग्मा को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि पहले आई रिजॉल्व हो, क्योंकि आई अपने को 1 से j तक बता रहा है, आई j के टर्म में अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी आई जब सॉल्व होगा तो j के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई इज अ फंक्शन ऑफ j। तो जब j वाले से पूछा गया पहले तुम ऑपरेट हो सकते हो क्या, वो मना कर दे। जैसे पिछले वाले में मैंने फाइनली क्या बोला कि आप j और i को अलग अलग कर दो, जिसको पहले सॉल्व होना है हो जाए, जिसको बाद में सॉल्व होना है हो जाए। लेकिन इस केस में आप ऐसा नहीं, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखा सिग्मा i बराबर 1 to j और सिग्मा j बराबर 1 to n। तो ये मैंने लिख दिया सिग्मा j बराबर 1 to n को बाहर कर दिया ब्रैकेट के, ये वाले पार्ट को मैंने बाहर लिख दिया और ये जो सिग्मा i बराबर 1 to j है इसको यहां, और सवाल मेरा है i क्रॉस। अब मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, देखते क्या बनता है। बाहर वाला जो सिग्मा है वो j बराबर 1 to n, मतलब j कह रहा है कि मेरी वैल्यू 1 से n तक जाएगी और i ने बोला था मेरी वैल्यू 1 से j तक। ठीक, अब मैं अंदर वाले सिग्मा में वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। i की वैल्यू सबसे पहले लगाई जाएगी 1 इंटू j, तो j ही रहेगा। j तो अभी j का तो नंबर ही नहीं आया ना, अभी आई सॉल्व हो रहा है। प्लस 2 इंटू j प्लस 3 इंटू j और लास्ट में ये j तक जाएगा तो j इंटू j। कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ जब मैंने i की वैल्यू। अब यहाँ पर i की वैल्यू जब लगी तो n तक नहीं गई, इस बार j तक गई। ये सिग्मा की कंडीशंस जो होती है ये वो टीचर सेट करता है जो सवाल बनाता है, तो ये क्रिएटर के हाथ की बात है राजीव। ये j का वैल्यू मैंने 1 से n तक लिखा है तो मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी मर्जी में जो भी लिखूं, सवाल मेरा है ना। कल को आप सवाल बनाएंगे तो आप कुछ और 1 से लेकर 9 तक लिख दीजिए, 50 तक लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका है, आप जैसा चाहें बनाएं। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने फिलहाल ऐसा सेट किया है, इसको ये बदल भी सकता है। तो एक सिग्मा है j 1 से n तक, एक सिग्मा है i 1 से j तक, i क्रॉस j हमारा क्वेश्चन है। आउटर सिग्मा को भी बाहर रखो और इनर सिग्मा को ऑपरेट करो। आई ने अपनी वैल्यू लगाना शुरू किया, ऐसा एक्सप्रेशन बना। अब गौर से देखो, ये जो एक्सप्रेशन बना है अगर इसको थोड़ा सा जमाया जाए तो ये क्या लुक दे। ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस j और सबसे j कॉमन आके बाहर। यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है। अब 1 से लेकर j तक का समेशन कितना आएगा, बस अब ये मेन चीज रहे, ठीक है ना। 1 से लेकर j तक का समेशन, तो अभी हमने सिग्मा n पढ़ा भैया। सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2, अभी फॉर्मूला देखा है ना। सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो सिग्मा j होगा j इंटू j प्लस 1/2, इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई j अभी और है इसके बगल में, है ना। और अब आप मल्टीप्लाई कर कुरा के इसको भैया सुंदर बना दो, फिर अपन लोग इस गेम को आगे। ये 1/2 को तो फेंक दो बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता सिग्मा के। तो ये 2 को तो मैंने बाहर फेंक दिया सीधे, और मल्टीप्लाई करके ये बन गया j क्यूब प्लस j स्क्वायर। एक बार इस स्टेप को समझ लें, ये j से मल्टीप्लाई हुआ तो बना j स्क्वायर प्लस j। इतने को सॉल्व करिए पहले अपने माइंड, इस वाले को सॉल्व करिए अपने माइंड में। ये क्या बन जाएगा देखिए एक बार, j स्क्वायर प्लस j, और इस j स्क्वायर प्लस j को जब ये वाला j मल्टीप्लाई होके मिलेगा तो बन जाएगा j क्यूब प्लस। यहाँ तक के स्टेप पहले आप क्लैरिफाई कर लें अपने माइंड में। सर क्या आप जेई मैथ्स के लिए कोई मॉड्यूल दिया है? किसमें बेटे? जेई मेंस के क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इस स्टेप के बाद, इसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम के लिए। तो वो जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ ना, टेलीग्राम चैनल पे वो पूरा जो क्वेश्चन का सीट है वो डाल दे, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, 200-250 मैं सॉल्व करता हूँ, उसमें से 30-40 उनमें रेड टिक लगा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन जो बचे आप लोग सॉल्व करिए, उसके साथ उसकी आंसर की भी है। तो वो टेलीग्राम चैनल से आप उठाइए। अगर कोई सवाल आपको नहीं बन रहा तो बस आप उसका नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए, किसी भी वीडियो के नीचे। तो मैं कमेंट देखता हूं तो मुझे दिख जाता है कि भाई इस नंबर का सवाल बच्चा जाना। तो वो, और टेलीग्राम का चैनल आपको कैसे पता लगेगा, वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सभी वीडियो जितने लाइव क्लास मैंने अभी तक बनाए 40-50 सबमिट। अच्छी, अब तो क्या करो इस मौके पर, तो अभी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पिछले एक साल में 10-10 पेपर तो मेंस निकाल रहा है, तो अभी तो मेरे हिसाब से सही यही है कि 15-20 दिन जो बचे उसमें क्वेश्चन जो आए हैं ना वही प्रैक्टिस। अब इस समय किसी किताब को लेके बैठने से अच्छा है एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया। जो क्वेश्चन जेई पूछता है उससे पैटर्न पकड़ में आता है ना, तो बस प्रैक्टिस करें इस समय उन क्वेश्चंस की जो पूछ चुका है। यानी पिछले प्रीवियस 20-25 साल में जितने भी पेपर हुए हैं, वैसे तो जितने दिन बचे उसमें 2023 के ही उठा लो तो 10 पेपर है, फिर 22 के होंगे 10-12। तो मेरे हिसाब से इतने दिनों में बच्चा 23, 22, 21, 20, 2020 तक भी नहीं पहुंच पाए। तो क्वेश्चन बिल्कुल अप टू एग्जाम क्वेश्चन करिए इस समय बुक को कहना, तो बस एग्जाम क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से है ना, ये सब ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी अगर वैसे करना चाहते तो किताबें बहुत है, सिंगेज पब्लिकेशन से निकलती है बहुत सारी किताबें, उनमें से कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाओगे वो इतनी मोटी होती है कि वो एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें हिंदुस्तान में जितने सवाल घूम रहे सभी उन्होंने कवर अप कर लिए। और किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाओ वो यही करती है, सारे सवाल निचोड़ के अपनी बुक में ले आते। तो कोई भी एक बुक अगर कंप्लीटेशन के साथ की जाए तो मुझे लगता है सब कवर है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस राइटर की करने से ही हो। हर पब्लिकेशन मेहनत करता है, वो कोशिश करता है कि अच्छे अच्छे सवालों का पैकेज है ना। चलिए तो इसको पहले पूरा कर लेते हैं। ये बन गया हाफ। हाफ को मैंने बाहर क्यों किया एक बार और बता दूं, कांस्टेंट का सिग्मा में कोई रोल। और जे क्यूब कैसे बना देख लीजिए, जे जे और ये बाहर दो जे है ना, तो जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन सॉल्व करके ये आ गया। और अब सिग्मा के सारे फॉर्मूले में ड्राइव कर चुका हूं, तो बस अब मुझे फॉर्मूले लगाने हैं। फटाफट फॉर्मूले लगाऊंगा। देखिए तो ये बन जाएगा हाफ सिग्मा जे क्यूब, और जे का वैल्यू 1 से n तक लगाना है, और दूसरा सिग्मा जे स्क्वायर और जे का वैल्यू 1 से n तक। यहां पर ध्यान दें, अगर दो सिग्मा एडिशन में आते हैं तो उनको आप अलग अलग सिग्मा में बदल सकते। एडिशन में डिस्ट्रीब्यूशन का रूल वैलिड। अब सिग्मा जे क्यूब का फॉर्मूला आपको रटाई। सिग्मा जे क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का। याद है ना, अभी फॉर्मूला प्रूव किया था। तो ये आ जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। याद करो सिग्मा n का होल स्क्वायर। और ये जो बगल वाला है ये बनेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n सिग्मा n स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस, ये आपका दूसरा। अब बस इसको सॉल्व करके इसके आगे क्या बताऊंगा आप खुद ही। तो दो प्रकार के डबल सिग्मा होते हैं, एक में डिपेंडेंसी होती है, एक इंडिपेंडेंसी। पहचान भी बता देता हूं, जिसमें डिपेंडेंसी होती है बेटे उसमें पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल तक वेरी कराते हैं। देखो यहाँ पर गौर से देखो, आई को मैंने 1 से j तक वेरी कराया और फिर j को मैंने इंडिपेंडेंटली 1 से n तक। मतलब पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट होना चाहिए और फिर दूसरा कहता अब मैं आगे बढ़ाऊंगा इसे, है ना। तो इस तरह का लुक अगर दिखे तो ये डिपेंडेंट, एक वेरिएबल दूसरे से कनेक्ट हो। और अगर ऐसा ना दिखे, नॉर्मल दिखे तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिए। डबल सिग्मा के केस भी इग्नोर नहीं मार सकते हैं, ये सब एग्जाम में ये सब बात। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में अभी एक दो थ्योरी टॉपिक और पढ़ाना है। कल 7:30 बजे फिर से एक बार मिलेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ टाइप सीखेंगे। जितना भी हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूं, लेकिन अब मैं सीक्वेंस को जैसा सीक्वेंस बनाया वैसे ही चलाऊंगा, ठीक है ना। और इस राउंड में जितना दे पाऊं। अप्रैल तक मेरा टारगेट है कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर, सब कुछ पूरा हो जाएगा, मेंस के क्वेश्चंस सही, ठीक है ना। राजीव भाई क्या कह रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट होगा उसमें कैसे दिखेगा, जिसमें इंडिपेंडेंट होगा उसमें कैसे दिखेगा। ओके, जिसमें इंडिपेंडेंट होगा बेटे उसमें एक वेरिएबल 1 से n तक अलग चलेगा। देखो n को वेरिएबल मत समझो, n को वेरिएबल अगर माइंड में आ रहा तो गलत समझ रहे हो। n वेरिएबल नहीं होता, n एक कांस्टेंट होता। तो इसमें गौर से देखो ना यार, यहाँ पर जब ये इंडिपेंडेंट थे तो i का वैल्यू भी 1 से n तक मूव करता। n को एक बार तुम ना 10 बोलो अपने मुंह से तो आपको फील आ जाएगा। सिग्मा i इक्वल टू 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सिग्मा j भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्या i कह रहा मैं अपनी वैल्यू एक नंबर से दूसरे नंबर तक रखूंगा, j कह रहा मैं भी ऐसे ही करूंगा, जानना मेरा तेरे से कोई वास्ता ना तेरा मेरे। लेकिन इस वाले में देखिए, डिपेंडेंट वाले में, इसमें जब i ने अपनी वैल्यू पुट की, उसने कहा मैं अपनी वैल्यू रखूंगा 1 से लेकर j तक, 1 से n तक नहीं, 1 से j तक। और फिर j ने कहा अब मैं 1 से n तक दौड़ाऊंगा। ये है डिपेंडेंसी ना, आई जे के टर्म्स में अपने को प्रेजेंट कर। लेकिन यहाँ कोई किसी के टर्म में नहीं। यहाँ देखिए आई कह रहा मेरा अपना अलग हिसाब किताब है, 1 से 20, 1 से 50, 1 से 70। जे कह रहा मेरा भी अपना अलग हिसाब है, 1 से 10, 20, 30, 40। तो n इज नॉट अ वेरिएबल, n एक कांस्टेंट। तो जब हम n लिखते हैं तो उसको आप कांस्टेंट वाली नजरों से देखें, n वेरिएबल नहीं, ठीक है ना राजीव। चलिए तो ये सब आप रिवाइज कीजिए, कल फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक मेरा क्या होगा वो भी देख लीजिए। अरे कोई बात नहीं, अब जैसा होगा एग्जाम देना। देखो अब यार मैंने तो अभी शुरू किया ना ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो पढ़ाते हुए मुझे 25 साल हो गए, लगातार ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, ऑनलाइन में अभी स्टार्ट किया, अब इस बार इसको पूरा फाइनली करूंगा। अभी तक मैं क्वेश्चंस के वीडियोस बनाता था, जैसे इरोडो का बहुत सारा पार्ट मैंने सॉल्व किया, क्रोटो पर फिर मैंने काम करना शुरू किया। ये मैथ्स में सिस्टमेटिक चैप्टर पढ़ाने का प्रोसेस बस अभी शुरू, 32 चैप्टर में तोड़ा है पूरी मैथमेटिक्स 11-12 की। 5वें पे मैं हूँ। अब आप हिसाब लगा लो कि मैं इसको पूरा कर लूंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरा फाइनल तक ही पहुंच, बाकी जितना हो सकता है उतना करो। अब डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है, जितनी तैयारी की उतनी तैयारी की है। तैयारी आपने नहीं की है, तैयारी करने वाला तो कोई और है, वो जितनी करवाएगा उतनी कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। फिजिक्स और मैथ्स बोथ में प्रॉब्लम आता है। मैथ्स में तो अभी चलिए कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाले राउंड तक भी आपको बहुत कुछ मिल जाए, और अप्रैल वाले राउंड तक तो क्योंकि फिर मैं फ्री हो जाऊंगा ना, थोड़ा सा मेरे को टाइम ज्यादा मेरे पास बचेगा लास्ट में, तो मैं इन वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको कोशिश करूंगा कि कंप्लीटेशन तक ही पहुंचूं। जितना मेरे से हो पाएगा मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए कल की क्लास में इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाय।